दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज की इस वीडियो लेक्चर में अध्याय संख्या 2 विलियन वाले चैप्टर से आज डिस्कस करेंगे परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या परिभाषा होती है परासरण दाब की, कौन कौन से नियम आते हैं और परासरण दाब और विसरण में क्या अंतर है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं परासरण से। परासरण किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो पहला पॉइंट देखिए, परासरण के अंदर जब विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से उच्च सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर गुजरते हैं तो इस परिघटना को परासरण कहते हैं। तो मतलब आपको एक बात यहां से माइंड में सेट करनी है कि परासरण की जो प्रक्रिया या परिघटना है इसमें किसके अणु गमन करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, परासरण की प्रक्रिया में केवल और केवल विलायक के अणु क्या करते हैं, गमन करते हैं। यहाँ पर विलय के अणुओं का गमन नहीं होता है। तो परासरण में सबसे पहली बात किसके अणु गमन करते हैं, केवल और केवल विलायक के अणु का क्या होता है, गमन होता है। और गमन किस ओर से किस ओर होता है, विलायक के अणुओं का गमन कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर होता है। मतलब यहाँ पर अगर आप सांद्रता से बात करो तो कम सांद्र विलयन से विलायक के अणु अधिक सांद्र विलयन की ओर गमन करते, और गमन किससे होकर करते, वो अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा। अर्ध पारगम्य झिल्ली की एक विशेषता होती है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली केवल और केवल विलायक के अणुओं का ही क्या होने देती है, प्रवाह होने देती है, गमन होने देती है, लेकिन विलय के कणों का गमन नहीं होने देती। तो वापिस एक बार रिपीट करता हूं मैं परासरण की प्रक्रिया को। जब विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर गुजरते हैं तो इसे परासरण कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, परासरण दाब एक अणु संख्य गुणधर्म होता है। यह भी इंपॉर्टेंट बात है। अब परासरण की प्रक्रिया के द्वारा जो दाब उत्पन्न होगा आप उसी को क्या बोलोगे, परासरण दाब कहते हो। रिपीट करता हूं मैं, परासरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो विलयन पर दाब उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हो, परासरण दाब। और परासरण दाब ये कैसा गुणधर्म होता है, अणु संख्य गुणधर्म होता है। मतलब विलयन में परासरण दाब केवल और केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अणुओं की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। मतलब विलयन के ऐसे गुणधर्म जो केवल और केवल विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करते, अणुओं की प्रकृति और संगठन पर निर्भर नहीं करते, अणु संख्य गुणधर्म में कहलाते। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगी कि जो परासरण दाब होता है वो भी ये क्या होता है, अणु संख्य गुणधर्म में होता है। तीसरा पॉइंट देखिए, परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जब भी आप परासरण दाब की बात करोगे तो परासरण दाब को प्रदर्शित किससे करते हो, आप पाई से प्रदर्शित करते हो। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, परासरण दाब को किससे प्रदर्शित करते हो, पाई से प्रदर्शित करते हो। अब परिभाषा देखिए, परासरण दाब, तो जो भी परासरण दाब उसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हो। दो परिभाषा मैंने यहाँ पर मेंशन की, किसी भी एक परिभाषा को आप राइट डाउन कर सकते हो। दोनों परिभाषा क्या है, करेक्ट है। नोटबुक और पेन आपको अपने साथ लेकर बैठना है। जो भी यहाँ पर परिभाषा ये है, इंपोर्टेंट नियम है, अंतर है, उनको आप साथ साथ राइट डाउन करते चलिए, जिससे क्या होगा आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। परासरण दाब देखिए, वह द्रव स्थितिक दाब जो परासरण के कारण उत्पन्न होता है परासरण दाब कहलाता है। तो पहली वाली परिभाषा सबसे इजी परिभाषा है परासरण दाब की, कि वह द्रव स्थितिक दाब जो परासरण के कारण उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। दूसरी परिभाषा देखिए, और आप कौन सी परिभाषा से परिभाषित कर सकते हो परासरण दाब को, और परासरण दाब को प्रदर्शित किससे करते थे आप, पाई के द्वारा क्या कर रहे हैं, उसको प्रदर्शित करें। तो दूसरी परिभाषा देखिए परासरण दाब की, अर्ध पारगम्य झिल्ली में से विलायक का अपनी ओर से विलयन की ओर प्रवाह विलयन पर अतिरिक्त दाब लगाकर रोक सकते हैं। अतः वह दाब जो विलायक के प्रवाह को मात्र रोकता है परासरण दाब कहलाता है। दूसरी वाली परिभाषा में ये बोल रहा है कि जब भी परासरण की प्रक्रिया होगी तो वहां पर जो विलायक है वो कहां पर गमन करता है, अपनी मतलब विलयन की निम्न सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन की ओर क्या करता है, गमन करता है।
तो आपको क्या करना है कि आप विलायक के प्रवाह को रोकने के लिए इतना दाब लगा दीजिए जिससे जो विलायक का प्रवाह हो रहा है वो क्या हो जाए, रुक जाए। मतलब विलायक के जो अणु है कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन नहीं कर सके। तो इसके लिए जो आवश्यक दाब लगाया जाता है, जो अतिरिक्त दाब हो, उसी को क्या बोलते हो, प्रासरण दाब बोलते हो। तो दूसरी वाली परिभाषा वापिस से रिपीट करता हूं। अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक का अपनी ओर से विलयन की ओर प्रवाह विलयन पर अतिरिक्त दाब लगाकर रोक सकते हैं। अतः वह दाब जो विलायक के प्रवाह को मात्र रोकता है प्रासरण दाब कहलाता है। मतलब विलयन पर आप इतना अतिरिक्त दाब लगा दीजिए जिसके कारण जो विलायक के जो अणुओं का प्रवाह है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर रुक जाए। इसी को क्या बोलते हो आप, प्रासरण दाब कहते हैं। दोनों परिभाषा करेक्ट है, दोनों में से आप किसी भी एक परिभाषा को राइट डाउन कर सकते हो, दोनों परिभाषा सही है। अब देखो प्रासरण से संबंधित कुछ दो नियम है और एक बार तो यहां से डायरेक्ट नियम भी पूछा गया है। दो नियम कौन कौन से है? पहला वाला नियम है आपके पास वांट हाफ बॉयल नियम और दूसरा नियम है आपके पास वांट हाफ दाब ताप नियम। तो पहला नियम देखते हैं अपन, जिसमें क्या है, वांट हाफ बॉयल नियम। तो इस वाले नियम में पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर नियत किसको रखोगे आप, नियत तापमान पर है। तो इस वाले के अंदर क्या होगा, जो भी आपके पास ये वांट हाफ बॉयल नियम है इसके अंदर आप कांस्टेंट किसको रखते हो? तो पहली बात तो यहां पर है कि आप नियत किसको रखोगे, ताप को नियत रखते हो। तापमान है तो आपने तापमान को क्या कर लिया, नियत कर लिया। तो तापमान को नियत करने के बाद में जो प्रासरण दाब, और प्रासरण दाब को किससे प्रदर्शित करते हो, पाई से। किसके समानुपाती होता है, सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब यहां पर इसका देखो, अगर लैंग्वेज बनाना चाहो वांट हाफ बॉयल नियम की, तो लैंग्वेज क्या बन जाएगी, निश्चित ताप पर विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। निश्चित ताप पर विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। इसी को क्या बोलते हो, वांट हाफ बॉयल नियम बोलते हो। अब आपको एक बात पहले से पता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन में पढ़ रखा है, सांद्रता और तनुता के मध्य क्या संबंध होता है, जितनी अधिक सांद्रता होती है तनुता उतनी ही क्या होती है, कम होती है। मतलब सांद्रता और तनुता एक दूसरे की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और जैसे जैसे सांद्रता कम होती है मतलब विलयन का आयतन बढ़ता है। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, C मतलब सांद्रता इक्वल टू 1/V। मतलब जितना ज्यादा विलयन होगा उसकी सांद्रता उतनी क्या होगी, कम होगी। तो ये तो हो गया पहला नियम, जिसमें क्या ध्यान रखना है, निश्चित तापमान पर विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। दूसरा देखिए, वांट हाफ दाब ताप नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है, यहां पर आपको नियत क्या रखनी पड़ेगी, सांद्रता। तो यहां पर आपको नियत है, नियत आप रखोगे सांद्रता। सांद्रता मीनिंग जो कंसंट्रेशन उसको आपने कांस्टेंट कर दिया, सांद्रता कांस्टेंट कर दिया, तो यहां पर तनुता भी क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी। क्योंकि तनुता और सांद्रता एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे तनुता बढ़ाते हो मतलब विलयन का आयतन बढ़ाते हो तो सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वांट हाफ दाब ताप नियम है, इसमें नियत क्या रखते हो आप, सांद्रता और तनुता को क्या रखते हो, नियत रखते हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, निश्चित सांद्रता तथा तनुता पर विलयन का प्रासरण दाब, विलयन का प्रासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। मतलब ये बन गया दूसरा वाला नियम, जिसको आप कौन सा बोलते हो, वांट हाफ दाब ताप नियम बोलते हो। जिसमें क्या बोला कि निश्चित सांद्रता तथा तनुता पर विलयन का प्रासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। इसको बोल दिया मैंने समीकरण नंबर 2 और इसको बोल दिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब अगर आप यहां से डेराइव करना चाहो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, तो देखिए क्या सीन बन जाएगा, समीकरण 1 व 2 से। तो दोनों में प्रासरण दाब आ रहा, तो मैं समीकरण 1 और 2 को कैसे लिख सकता हूं, पाई समानुपाती, सांद्रता के भी समानुपाती है नियत तापमान पर, और निश्चित सांद्रता और तनुता पर तापमान के भी क्या है, समानुपाती है। जैसे समानुपाती वाले साइन को यहां से हटाओगे, क्या लेना पड़ेगा, नियंता, और नियंता क्या लोगे आप, आर लोगे। तो यहां पर आर ये क्या बन गया, CT। तो यही फॉर्मूला होता है आपके प्रासरण दाब का, पाई इक्वल टू CRT होता है। मतलब प्रासरण दाब आपसे कोई भी पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू CRT हो जाएगा। जहां पर पाई का तो मतलब क्या हो गया, प्रासरण दाब हो गया, C का मतलब क्या हो गया, विलयन की सांद्रता हो गया,
टी का मतलब क्या हो गया, परमताप हो गया, और आर का मतलब क्या हो गया, विलियन स्थिरांक है। आर का मतलब क्या है, विलियन स्थिरांक, और इसका जो आंकिक मान है वो गैस नियतांक के सम्मानीय होता है। वापिस रिपीट करता हूं मैं, पाई का मतलब क्या हो गया, परासरण दाब है, सी का मतलब क्या हो गया, विलियन की सांद्रता है, आर का मतलब क्या हो गया, विलियन स्थिरांक, जिसका आंकिक मान किसके समान होता है, गैस नियतांक के समान होता है, और टी क्या होता है, परम ताप होता है। तो यहां से बन गया आपके परासरण दाब का फॉर्मूला। अब देखिए परासरण दाब का जो फॉर्मूला आपके पास बना है, आप इसकी सहायता से विलेय का अणुभार कैसे ज्ञात कर सकते हो। जो भी विलेय का अणुभार है, आप इस अणुभार को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। तो यहां पर देखिए किस प्रकार से यहां पर हेडिंग बन जाएगी, परासरण दाब विलेय के अणुभार में संबंध। तो ये लीजिए आपके पास हेडिंग आ जाएगी, परासरण दाब व विलेय के अणुभार के मध्य संबंध, विलेय के अणुभार के मध्य संबंध। किस प्रकार से विलेय का अणुभार है वो परासरण दाब से संबंधित रहता है। अब यहां से अपन को स्टार्टिंग करना पड़ेगा परासरण दाब के फॉर्मूले से। तो देखिए परासरण दाब का क्या फॉर्मूला था, परासरण दाब का फॉर्मूला था पाई इक्वल टू CRT। और आपको अगर यहां पर अपन जो भी विलेय ले रही है उसके कितने मोल मानेंगे अपन, n मोल। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई इक्वल टू NCRT। n का मतलब क्या, विलेय के मोलों की संख्या, n का मतलब क्या, विलेय के मोलों की संख्या। अब यहां से देखिए C सांद्रता, अभी अपन बोलकर आइए कि सांद्रता और तनुता के मध्य संबंध होता है। क्या संबंध होता था, वहां पर आपने बोला था कि जो सांद्रता और तनुता क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होती है। तो सी की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, 1/v पुट कर सकते हो। तो n और सी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1/v, और आगे क्या लिखा हुआ है, RT लिखा हुआ है। n क्या है, विलेय के मोल, और आपको पता है कि विलेय के मोल क्या होते हैं, विलेय के लिए आप b से प्रदर्शित करोगे। तो विलेय के मोल क्या होता है, विलेय का भार मतलब WB डिवाइड बाई विलेय का अणुभार, मतलब क्या हो जाएगा MB। n का मतलब क्या है, विलेय के मोल है, और मोल बराबर क्या होते हैं, जो भी विलेय के मोल क्या हो जाएंगे, विलेय का भार डिवाइड बाई विलेय का अणुभार। मतलब n की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, WB बाई MB क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो देखिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पाई इक्वल टू n की जगह क्या पुट कर दो, क्या WB डिवाइड बाई MB, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ये C की जगह तो आपने क्या पुट कर दिया था, 1/v। तो यहां से ये रिप्लेस करना पड़ेगा, C की जगह तो आपने क्या पुट कर दिया था, 1/v। तो यहां पर C नहीं आएगा। तो यहां पर देखिए n की जगह तो क्या पुट कर दिया, WB बाई MB, और यहां पर डिवाइड में क्या था, मल्टीपल में क्या, RT, और डिवाइड किससे हो जाएगा, ये आपके V से। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, परासरण दाब, और यहां पर क्या आ गया, विलेय का अणुभार। आपको विलेय का अणुभार और परासरण दाब में संबंध पता करना है। तो MB का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां से MB इक्वल टू, देखो MB इधर चला जाएगा तो पाई इधर आ जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, WB डिवाइड बाई पाई मल्टीप्लाई विद RT डिवाइड बाई V का मतलब क्या होता है, विलियन का आयतन है। अब यहां पर जो भी टर्मिनोलॉजी उसके बारे में बता देता हूं मैं, यहां पर कौन किसको प्रदर्शित कर रहा है। n का मतलब हो गया विलेय के मोल, और विलेय के मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार हो जाएगा। विलेय का भार को मैंने WB से प्रदर्शित कर दिया है, और विलेय के अणुभार को मैंने MB से प्रदर्शित कर दिया है। यहां पर देखिए सांद्रता को किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, तनुता की फॉर्म में। तो सांद्रता और तनुता के मध्य ये संबंध होता है, सांद्रता इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। तो यही मैंने पुट किया है। जैसे ही पुट किया, आपको किस किस के मध्य संबंध देखना था, परासरण दाब और विलेय के अणुभार के मध्य। तो विलेय का अणुभार यहां से क्या हो जाएगा, MB है, तो MB इधर चला गया, और पाई यहां से डिवाइड में आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MB इक्वल टू WB डिवाइड बाई पाई मल्टीप्लाई विद RT बाई V हो जाएगा। अब यहां पर देखो मैं आपको बता देता हूं, MB का मतलब क्या है, विलेय का अणुभार, WB का मतलब क्या है, विलेय का भार, पाई का मतलब क्या है, परासरण दाब, T का मतलब क्या है, परमताप, और V का मतलब क्या है, विलियन का आयतन, और R का मतलब क्या होता है, विलियन स्थिरांक, जिसका आंकिक मान किसके समान होता है, गैस नियतांक के समान होता है।
तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी आती है आपके एग्जाम में, और ये वाला डायरेक्ट कभी कभार क्या करता है, डायरेक्ट संबंध भी पूछ लेता है कि परासरण दाब और विलेय के अनुभार के मध्य क्या संबंध है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, व्युत्क्रम प्रासरण, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, कई बार यहां से डायरेक्ट सवाल पूछ रखा है। इसको प्रतिलोम प्रासरण भी बोलते हैं। मतलब जो भी व्युत्क्रम प्रासरण है, आप इसको एक और नाम से जानते हो, इसका नाम क्या होता है, प्रतिलोम प्रासरण। तो इसकी परिभाषा देखेंगे, और परिभाषा के बाद में इसका एक उपयोग है, बड़ा इंपॉर्टेंट उपयोग है, जो बार बार पूछा जाता है कि व्युत्क्रम प्रासरण या फिर प्रतिलोम प्रासरण का उपयोग क्या होता है। तो पहले तो परिभाषा देखते हैं अपने, व्युत्क्रम प्रासरण या प्रतिलोम प्रासरण है, इसकी क्या परिभाषा होती है। तो देखिए परिभाषा, यदि विलयन पर उसके प्रासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त किया जाए तो अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का बहाव शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम प्रासरण अथवा व्युत्क्रम प्रासरण कहते हैं। तो यहां पर आपको इंपॉर्टेंट समझना है कि प्रासरण के जस्ट विपरीत प्रक्रिया होगी। प्रासरण में क्या हो रहा था कि जो भी विलायक के अणु है वो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह कर रहे थे। मतलब जो भी विलायक के अणु है निम्न सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करते थे, गमन करते थे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, व्युत्क्रम प्रासरण का मतलब क्या है कि यदि आप विलयन पर प्रासरण दाब से अधिक दाब लगा देते हो तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो विलायक के अणु है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक की ओर प्रवाह करने लग जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह है नहीं होता है। इसी पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हो, प्रतिलोम प्रासरण अथवा व्युत्क्रम प्रासरण कहते हैं। तो एक बार वापिस मैं परिभाषित करता हूं इसको, यदि विलयन पर उसके प्रासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त किया जाए तो अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का बहाव शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इसी प्रक्रिया को प्रतिलोम प्रासरण अथवा व्युत्क्रम प्रासरण कहते हैं। तो सीधा सा आपको एक ही बात ध्यान रखनी है यहाँ पर क्या, कि यदि आप विलयन पर प्रासरण दाब से अधिक दाब लगा देते हो तो उस वाली कंडीशन में जो विलयन है उसमें से विलायक का भाव शुद्ध विलायक की तरफ होने लगता है। इसी को क्या बोलते हो, प्रतिलोम प्रासरण या व्युत्क्रम प्रासरण कहते हो। काफी बार इसकी डायरेक्ट परिभाषा पूछी गई और इसका उपयोग पूछा जाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अब उपयोग देखिए, व्युत्क्रम प्रासरण इसके क्या क्या उपयोग है। पहला उपयोग, प्रतिलोम प्रासरण का उपयोग समुद्री जल एवं कठोर जल को शुद्ध करने में किया जाता है। तो पहला तो इसका उपयोग क्या हो जाएगा कि इस वाली प्रक्रिया का या प्रोसेस का उपयोग जो समुद्री जल अथवा कठोर जल है उनको क्या करने में किया जाता है, शुद्धिकरण में किया जाता है। मतलब प्रतिलोम प्रासरण की सहायता से समुद्र जल एवं कठोर जल का शुद्धिकरण किया जाता है। ये तो हो गया पहला उपयोग। और दूसरा उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट, यही पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, प्रतिलोम प्रासरण का उपयोग समुद्री जल को विलवणीकरण करने में किया जाता है। मतलब जो भी समुद्र का जल है उसका आप क्या कर सकते हो, प्रतिलोम प्रासरण की सहायता से विलवणीकरण कर सकते हो। मतलब समुद्री जल को पीने योग्य बना सकते हो। तो ये दोनों के दोनों उपयोग बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला उपयोग समुद्री जल एवं कठोर जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रतिलोम प्रासरण का उपयोग समुद्री जल को विलवणीकरण करने में किया जाता है, अर्थात समुद्री जल को पीने योग्य बनाया जाता है। अब आगे देखिए, तीन टर्मिनोलॉजी है। एक तो होती है आपके पास समप्रासरी विलयन, एक हो जाएगा अल्प प्रासरी विलयन, और एक हो जाएगा अति प्रासरी विलयन। किस टाइप से आपको इसको अंडरस्टैंड करना, तो ये भी अंडरस्टैंड करवा देता हूं। आपको यहाँ पर कंसीडर करना है कि आपके पास दो विलयन है। ये लीजिए, मैंने दो यहाँ पर पात्र ले रखे। पहले वाले जो पात्र में मैंने यहाँ पर विलयन भर रखा है, इसको मैंने बोल दिया पात्र ए, और इसको मैंने बोल दिया पात्र बी। पात्र ए में जो विलयन है वो अलग, और पात्र बी में जो विलयन है वो भी क्या है, अलग है। तो अगर मान लीजिए आपके पास जो दो पात्र है जिसको मैं ए और बी से प्रदर्शित कर रहा हूं, इस वाले पात्र का जो प्रासरण दाब वो तो कितना है, पाई 1 है, और इस वाले का प्रासरण दाब कितना है, पाई 2 है।
अगर मान लीजिए पहली कंडीशन लेके चल रहा हूं मैं, जिसमें दोनों पात्र के विलयनों का प्रासरण दाब क्या होता है, समान होता है। तो जितना ए वाले विलयन का प्रासरण दाब है उतना ही किसका प्रासरण दाब है, बी वाले विलयन का। मतलब अगर दोनों विलयनों का प्रासरण दाब समान है तो यह क्या हो जाएगा, समप्रासरी विलयन बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, समप्रासरी विलयन। सेकंड देखिए, अगर अब की बार मैंने ये कंडीशन लगा दी कि जो यहां पर पाई वन मतलब जो विलयन ए है इसका जो प्रासरण दाब है वो विलयन बी की तुलना में क्या है, अधिक है, मतलब पाई 2 से अधिक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसका प्रासरण दाब अधिक है वो तो क्या हो जाएगा, अति प्रासरी विलयन, और जिसका प्रासरण दाब कम है वो क्या हो जाएगा, अल्प प्रासरी विलयन। तो यहां पर देखिए प्रासरण दाब पाई 1 का अधिक है किससे, पाई 2 से। तो यहां पर विलयन ए का जो प्रासरण दाब अधिक होगा विलयन बी से। तो यहां पर मैं क्या बोल दूंगा कि मेरे लिए जो पाई 1 है ये किसका काम करेगा, अति प्रासरी विलयन। ये तो कौन सा हो जाएगा, अति प्रासरी विलयन। और पाई 2 मतलब जिसका प्रासरण दाब कम है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, अल्प परासरी विलयन हो जाएगा, अल्प परासरी विलयन। तो ये तीनों की तीनों टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। यदि दोनों विलयनों का प्रासरण दाब एक समान है तो कौन सा हो जाएगा, समपरासरी विलयन। तब उस वाली कंडीशन में कौन सा हो जाएगा, समपरासरी विलयन। अगर मान लीजिए दोनों विलयन में से जिस विलयन का प्रासरण दाब अधिक है तो वो तो क्या हो जाएगा, अति प्रासरी विलयन, और जिस विलयन का प्रासरण दाब कम है वो कौन सा हो जाएगा, अल्प प्रासरी विलयन। तो देखो ये टर्मिनोलॉजी अब आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगी। पहली देखिए, यदि दो विलयनों के प्रासरण दाब एक समान हो तो वे समप्रासरी विलयन कहलाते तथा इनकी मोलर सांद्रता क्या होती है, समान होती है। तो समप्रासरी विलयन समझ में आ गया कि यदि दो विलयनों के प्रासरण दाब एक समान हो तो वे समप्रासरी विलयन कहलाते तथा इनकी मोलर सांद्रता क्या होती है, एक समान होती है। अब दूसरी वाली परिभाषा देखिए, यदि दो विलयनों के प्रासरण दाब असमान हो तो कम प्रासरण दाब वाला विलयन अल्प प्रासरी और अधिक प्रासरण दाब वाला विलयन अति प्रासरी विलयन कहलाता है। यही तो मैंने अंडरस्टैंड करवाया है कि जिसका प्रासरण दाब कम होगा वो तो अल्प प्रासरी विलयन हो जाएगा, और जिस विलयन का प्रासरण दाब अधिक है वो क्या हो जाएगा, अति प्रासरी विलयन हो जाएगा। और दोनों विलयनों का अगर प्रासरण दाब एक समान होता है तो कौन सा हो जाएगा, समप्रासरी विलयन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से कई बार आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि विसरण और प्रासरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब विसरण का मतलब हो गया डिफ्यूजन और प्रासरण का मतलब हो गया ओस्मोसिस। तो विसरण और प्रासरण के अंदर मुख्य रूप से क्या क्या अंतर है उसको मैंने राइट डाउन किया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए विसरण और प्रासरण में अंतर, पहला अंतर देखते हैं अपन दोनों के अंदर। विसरण के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली आवश्यक नहीं है, जबकि प्रासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब अपने प्रासरण की परिभाषा बोली थी वहीं पर आपने क्लियर कर दिया था कि जो विलायक के अणु है वो निम्न सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर गमन करती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली है उसका होना किसमें अनिवार्यता है, प्रासरण है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली के बिना नहीं हो सकता। तो पहला अंतर यही है, विसरण के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली आवश्यक नहीं है, जबकि प्रासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। मतलब जब तक अर्ध पारगम्य झिल्ली उपस्थित नहीं होगी तब तक प्रासरण नहीं हो सकता। दूसरा अंतर देखिए, विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। मतलब यहां पर क्या है कि आप देखो परिभाषा में आपने बोला था कि प्रासरण में केवल और केवल किसके अणु गमन करते हैं, तो केवल और केवल विलायक के अणु क्या करते थे, गमन करते थे। लेकिन जो विसरण की प्रक्रिया है, डिफ्यूजन की प्रक्रिया है, इसमें विलेय के साथ साथ विलायक दोनों के कण क्या करते हैं, प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। मतलब यहाँ पर किसी भी दिशा में गमन कर सकते हैं, कोई फिक्स इसकी दिशा या निश्चित दिशा नहीं होती है। जबकि प्रासरण में विलायक के कण
केवल एक ही दिशा में क्या होते हैं, विसरित होते हैं। और कौन सी दिशा में विसरित होते हैं विलायक के कण, निम्न सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर और किसी ओर गुजरेंगे, अर्ध पारगम्य झिल्ली से। तो देखिए जो अंतर नंबर दूसरा था, वापिस से रिपीट करता हूं मैं। विसरण में विलय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं, जबकि प्रासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं। अंतर नंबर तीसरा देखिए, विसरण में विलय के कण अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। मतलब विसरण की प्रक्रिया में हमेशा ध्यान रखेंगे जो विलय के कण हैं वो अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। जबकि प्रासरण में पहली बात तो गमन किसका होगा, विलायक के कणों का होगा, जबकि प्रासरण में विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं। तो यह भी इंपोर्टेंट अंतर है कि विसरण में जो विलय के जो कण हैं वो अधिक सांद्र वाले विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं, जबकि प्रासरण में विलायक के जो कण है वो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो ये हो गया अंतर नंबर 3। नेक्स्ट वाला अंतर देखिए चौथा, विसरण एक तीव्र प्रक्रिया है, मतलब बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही तेजी के साथ संपन्न होती है, जबकि प्रासरण एक धीमी प्रक्रिया है। प्रासरण है ऑस्मोसिस स्लो प्रोसेस है, जबकि बात करते हो आप डिफ्यूजन की, विसरण की, वो कैसी है, फास्ट प्रोसेस है। तो विसरण एक तीव्र प्रक्रिया है जबकि प्रासरण एक धीमी प्रक्रिया है। तो ये हो गए 4 अंतर जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विसरण और प्रासरण में क्या अंतर है। अब यहां से एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। यहाँ पर बार बार नाम आ रहा है अर्ध पारगम्य झिल्ली का। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है उसकी एक विशेषता होती है। विशेषता क्या होती है, वो केवल विलायक के अणुओं का क्या होने देती है, गमन होने देती है। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसको इंग्लिश में बोलते हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहां पर देखिए अर्ध पारगम्य झिल्ली है वो किसकी बनी होती है और इसकी विशेषता क्या है। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो अर्ध पारगम्य जो झिल्ली होती है इसकी विशेषता क्या है, सबसे पहली विशेषता ये किसका प्रवाह नहीं देती है, केवल विलायक के कणों का प्रवाह नहीं देती, केवल विलायक के अणुओं का, केवल विलायक के अणुओं का प्रवाह होने देती है, अणुओं का गमन बोल दीजिए या प्रवाह होने देती है। मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली की ये विशेषता है कि ये केवल और केवल विलायक के अणुओं के लिए कैसी होती है, पारगम्य होती है। दूसरी बात, एक सवाल यहां से काफी पूछा जाता है कि जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है वो आप किससे बना सकते हो। तो यहां पर ये ध्यान रखना है अर्ध पारगम्य झिल्ली है वो आप उसको बना सकते हो कॉपर फेरोसाइनाइड से, कॉपर फेरोसाइनाइड से। तो ये सवाल काफी 1-2 बार आ रखा है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली वो किससे बनी होती है। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली बनी होती है आपके कॉपर फेरोसाइनाइड से बनी होती है। फॉर्मूला आना चाहिए आपको, कॉपर फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला ये होता है एक्चुअल में FeCN6 और इस वाले संकुल पर होता है -4 चार्ज होता है। अब देखो कॉपर है तो मतलब यहाँ पर आपके पास आयनन मंडल कौन सा आएगा, कॉपर। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कॉपर। अब कॉपर की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो सकती है, +2 और संकुल पर कितना चार्ज है, -4। तो मेरे को -4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना प्लस बनाना पड़ेगा, +4। तो यहाँ पर कितने कॉपर मेरे को लेने पड़ेंगे, 2। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉपर के मोल कितने आ जाएंगे आपके पास, Cu2। जैसे Cu2 आएगा तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, ये वाला जो -4 है यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि अर्ध पारगम्य झिल्ली रासायनिक रूप से किससे बनी होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड से बनी होती है। फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, ये होता है आपके पास कॉपर फेरोनाइड का फॉर्मूला, कॉपर फेरोसाइनाइड का जो फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला बड़ा इंपोर्टेंट है, Cu2FeCN6 साइनाइड यहाँ पर लिखे है CN6 और यहाँ पर क्या होता है स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड वाला इसी को दूसरे से और बोल सकते हो, कॉपर की जगह किसका यूज कर सकते हो आप, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का।
तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के लिए पोटेशियम पर +1 नहीं होता तो कितने के आ जाएंगे, K4, और संकुल ये का ये आ जाएगा, मीनिंग क्या आ जाएगा, FeCN6। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रासायनिक रूप से जो आपके पास अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, किससे बनी होती है, या तो आप बोल सकते हो कॉपर फेरोसाइनाइड, तब तो ये फॉर्मूला मेंशन करना है, अदरवाइज पोटेशियम फेरोसाइनाइड से फॉर्मूला क्या है, K4 FeCN6 होता है। और अर्धपारगम्य झिल्ली की विशेषता क्या होती है, ये केवल और केवल विलायक के अणुओं का अपने में से गमन होने देती है, और विल्य के कणों के लिए ये क्या होती है, अपारगम्य होती है, मतलब विल्य के जो कण हैं उनको अपने में से होकर गुजरने नहीं देती। तो अर्धपारगम्य झिल्ली विल्य कणों के लिए तो अपारगम्य होती है, जबकि विलायक के अणुओं के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है। तो आज का लेक्चर यही फिनिश करते, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे विलियन जो अध्याय संख्या 2 है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, आंकिक प्रश्नों को सोल्व करेंगे। थैंक यू।